हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पनेशिया। सो देखिए, जैसे कि हम ज्योग्राफी में लास्ट हमने जो टॉपिक किया था डेजर्ट्स एंड हाइड्रोस्फीयर, वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो इसी सीरीज में आज हम एक नया चैप्टर करेंगे जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम पर्सपेक्टिव के साथ साथ वैसे भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है पढ़ने में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक। तो आज के इस टॉपिक में हम देखेंगे एनवायरनमेंट क्या होता है, इकोलॉजी क्या होता है, इकोसिस्टम क्या होता है, ऑर्गेनिजम्स, बायोटिक, अबायोटिक कंपोनेंट्स, बायोस्फीयर, बायोम, ये सारी चीज़ें आज के लेक्चर में हम सीखेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग होने जा रहा है ये लेक्चर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, आप लोगों ने एक टर्म सुना होगा इकोलॉजी। तो इकोलॉजी होता क्या है? तो जैसे कि हमने बहुत बार ये टर्म्स पढ़ी होती हैं, बायोलॉजी है ना, फिर उसके बाद जियोलॉजी, जियोग्राफी, ये कुछ टर्म्स ऐसी हैं जो हमें बताती हैं ये कोई एक ब्रांच है, ये कोई स्टडी करने के लिए एक ब्रांच है। साइंस की हो सकती है, किसी भी फील्ड की हो सकती है, जिसमें हम पढ़ते हैं कि ये पर्टिकुलर इस सब्जेक्ट से डील करती है। जैसे हम बायोलॉजी की बात करें, उसमें लॉजी मीन्स स्टडी करना, है ना। तो बायो मीन्स जब हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं, तो लिविंग की स्टडी करना वो बायोलॉजी हो जाता है। ऐसे जू में आ जाए, जूलॉजी बन जाता है। तो जब हम एनिमल्स की स्टडी कर देते हैं, जूलॉजी बन जाता है। तो ऐसे ही हमारा जो आज का टॉपिक है, इसका नाम है इकोलॉजी। सो इको वर्ड को आप एनवायरनमेंट से रिलेट कर सकते हैं। तो हमारे एनवायरनमेंट की जो स्टडी की जाती है, उसके लिए जो सब्जेक्ट निकल के आता है, उसको हम बोलते हैं इकोलॉजी। तो आई होप ये तो आपको टर्म अच्छे से समझ में आ चुकी है। आगे टर्म आती है इकोसिस्टम क्या होता है या फिर एनवायरनमेंट क्या होता है। ये दो चीजें हैं, दोनों को हम समझेंगे। एनवायरनमेंट क्या होता है? हमारी सराउंडिंग। हमारी सराउंडिंग को ही एनवायरनमेंट बोला जाता है। तो अगर हम नेचुरल एनवायरनमेंट की बात करें, तो नेचुरल देखिए हमारी सराउंडिंग में क्या क्या हो सकता है। अगर हम माउंटेनियस रीजन में रहते हैं, तो हमारे माउंटेन्स आएंगे, तो वहां पर जो पहाड़ होंगे, वो वहां पर जो वेजिटेशन होगी वो उस अकॉर्डिंग होगी जो माउंटेनियस कंडीशंस के लिए फेवरेबल रहती है। तो वहां पर वैसे ही फ्रूट्स उगेंगे। तो सारी चीजें, वेजिटेशन, फ्लोरा एंड फाना वहां पर जो होगा बिल्कुल उस अकॉर्डिंग बन जाएगा। ठीक है, एनिमल्स भी वही होंगे जो वहां पर सर्वाइव कर पाते हैं। वेयर एज जब हम इसी चीज को कंपेयर करेंगे डेजर्ट के साथ, तो डेजर्ट में जो एनिमल्स आएंगे, जो प्लांट स्पीशीज दिखेंगी, जो वहाँ का पानी की अवेलेबिलिटी होगी, वो सारी डिफरेंट हो जाएगी कंपेरेटिवली टू माउंटेनियस रीजन। और वेयर एज इसको हम कंपेयर करेंगे कोई वेट रीजन के साथ, जहाँ पर बरसात बहुत ज़्यादा होती है, तो वहाँ पर फॉरेस्ट का भी डिफरेंस आएगा, वाटर अवेलेबिलिटी भी डिफरेंस आएगा, मॉइस्चर का भी डिफरेंस आएगा, टेम्परेचर, प्रेशर, ये सारी चीज़ें इफेक्ट करती हैं और वो बताती है कि उस रीजन में क्लाइमेटिक कंडीशंस कैसी हैं। वही बन जाता है वहाँ का एनवायरनमेंट। तो एनवायरनमेंट मीन्स सराउंडिंग। ठीक है, तो ये भी आपको क्लियर हो चुका है। अब थर्ड टर्म जो मैं आपको बता रहा था वो है इकोसिस्टम। ठीक है, इकोसिस्टम में आपने देखना होता है कि जो हमारा एनवायरनमेंट है, एनवायरनमेंट में दो तरीके के कंपोनेंट्स हम पढ़ेंगे। एक हम पढ़ेंगे बायोटिक कंपोनेंट्स और एक पढ़ेंगे हम एबायोटिक कंपोनेंट्स, जिसको मैं आगे फर्दर अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। तो बायोटिक एंड अबायोटिक में डिफरेंस होता क्या है? जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं, बायो वर्ड यहाँ पर लग गया ना, बायो। तो बायो मीन्स कुछ ऐसे कंपोनेंट्स जो लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो लिविंग बींग्स होंगे, ठीक है, जिसमें लाइफ होगी, उसको हम बायोटिक कंपोनेंट्स बोलेंगे। तो बायोटिक में क्या क्या आ जाएगा? जैसे प्लांट्स, एनिमल्स, ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया, ये सारे सब क्या आ जाएंगे? ये सभी बायोटिक कंपोनेंट्स में इंक्लूड किए जाएंगे। वेयर एज अगर हम एबायोटिक कंपोनेंट्स की बात करें, इस चैप्टर में आपने ध्यान रखना है कि सारे के सारे अबायोटिक कंपोनेंट्स जो होंगे वो नेचुरल होने चाहिए। जैसे कि मैं आपको सॉइल की बात करूं, टेम्परेचर की बात करूं, प्रेशर की बात करूं, एटमॉस्फेयर में एयर, विंड, ये सारी चीजों की बात करूं, तो ये सारे आ जाते हैं अबायोटिक कंपोनेंट। वाटर आ गया, एयर आ गई, हवा, ऑक्सीजन, ये सारे कंपोनेंट्स को मिलाकर हम बोलेंगे अबायोटिक कंपोनेंट्स। बायोटिक, अबायोटिक, जब ये दोनों आपस में इंटरेक्ट करते हैं, इन दोनों का रिलेशन बन जाता है, तो उसको हम बोलते हैं, एक बन गया इकोसिस्टम। ठीक है, तो इकोसिस्टम इज इंटरेक्शन बिटवीन बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स, उसको हम बोलते हैं क्या? इकोसिस्टम। तो आई होप ये तीन टर्म्स आपको अच्छे से समझ में आ चुकी है। इकोलॉजी क्या होता है, एनवायरनमेंट क्या होता है और इकोसिस्टम क्या होता है। इकोलॉजी मीन्स ये एक ब्रांच है साइंस की, जिसमें हम स्टडी करते हैं एनवायरनमेंट के बारे में। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? एनवायरनमेंट क्या होता है? एनवायरनमेंट होता है जो हमारी सराउंडिंग होगी। ठीक है, हमारी सराउंडिंग को बोलते हैं एनवायरनमेंट। वेयर एज जो थर्ड इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम में देखा जाता है हमारे जो सराउंडिंग में जो एनवायरनमेंट है, उसमें बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट्स आपस में कैसे इंटरेक्ट करते हैं। तो यही तीनों में डिफरेंस रहता है और इन तीनों को आपने अच्छे से समझना है। तो चलिए एक बार डेफिनेशन भी हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए, इकोलॉजी इज अ साइंस in which study of organism
इज अंडरटेकन इन रिलेशन टू देयर एनवायरनमेंट। ठीक है, यही हमने पढ़ा कि इकोलॉजी एक ऐसी ब्रांच है साइंस की जिसमें हम ये देखते हैं कि कोई ऑर्गेनिज्म अपने एनवायरनमेंट के साथ कैसे रिलेट करता है। दिस साइंस डेवलप्ड इन रिस्पॉन्स टू इंक्रीजिंग अवेयरनेस ऑफ इंटर रिलेशन बिटवीन प्लांट्स, एनिमल्स एंड देयर फिजिकल हैबिटेट्स। तो इसमें यही बताया जा रहा है कि इस ब्रांच में हम ये पढ़ते हैं कि जो इंटर रिलेशन है, जो रिलेशन है बिटवीन प्लांट्स, एनिमल और इनके साथ में जो फिजिकल हैबिटेट है, इनका हैबिटेट मींस जहां पर ये रहते हैं, ठीक है, जो इनका हैबिटेट है जहां पर ये रहते हैं उसको भी रिलेट किया जाएगा। मतलब बायोटिक के साथ अबायोटिक कंपोनेंट्स भी आ जाएंगे। ठीक है जी, आगे देखते हैं। द टर्म इकोसिस्टम, ये एग्जाम में क्वेश्चन बड़ी बार बना हुआ है, तो आपने याद रखना है कि इकोसिस्टम टर्म किसने कॉइन किया था। द टर्म इकोसिस्टम वाज फर्स्ट कॉइन्ड बाय एजी टेंसले इन 1935। तो 1935 में एजी टेंसले थे व्यक्ति, उन्होंने इकोसिस्टम टर्म को कॉइन किया था, ये आप याद रखेंगे। हु डिफाइंड इकोसिस्टम एज अ पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ फिजिकल सिस्टम। ठीक है, जिन्होंने इकोसिस्टम को क्या बोला था कि हमारे फिजिकल सिस्टम में ये एक पर्टिकुलर कैटेगरी है कंसिस्टिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स। ठीक है, जिसमें उन्होंने बताया कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं और इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स हैं आपस में जो रिलेट करते हैं, रिएक्ट करते हैं या बिहेव करते हैं, उसको इन्होंने इकोसिस्टम बोला था। स्टेबल इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स इन अ रिलेटिवली स्टेबल इक्विलिब्रियम ओपन एंड ऑफ वेरियस साइजेस एंड किड्स। ठीक है, उन्होंने यही बताया कि ये जो हमारा इकोसिस्टम है इसमें क्या होगा कि जो ऑर्गेनिज्म है और इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स है ये आपस में रिलेट करेंगे और एक स्टेबल इक्विलिब्रियम माहौल बनाएंगे, एक ऐसा कंडीशंस बनाएंगे जिसमें ये सारे अच्छे से रह पाएंगे। ठीक है, इसको उन्होंने टर्म दिया था इकोसिस्टम। ठीक है, वही आज भी हम उसको समझे, इकोसिस्टम वही चीज होती है जिसमें बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट्स आपस में इंटरेक्ट करते हैं। ठीक है, इनकी इंटरेक्शन को हम बोल देते हैं, ठीक है, इकोसिस्टम। तो आई होप ये टर्म्स आपको अच्छे से क्लियर हो चुकी हैं। सो चलिए आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बेसिक सा कंसेप्ट बताऊंगा। तो जैसे कि हम जानते हैं कि सबसे पहले ऑर्गेनिज्म ग्रो हुआ होगा धरती पे, है ना, बहुत लाखों करोड़ों साल पहले माना जाता है धरती बनी थी। तो जब ये धरती बनी होगी तो स्टार्टिंग में ऑर्गेनिज्म नहीं आए होंगे, तो एक पर्टिकुलर कंडीशंस बनी होंगी। टेम्परेचर, ट्रॉपिकल रीजन में जब टेम्परेचर पड़ा होगा, हीट एंड लाइट बोथ आर द सोर्स ऑफ एनर्जी, तो इनकी एनर्जी से माना जाता है एक ऑर्गेनिज्म ग्रो हुआ। तो उस ऑर्गेनिज्म से ऑर्गन्स बने होंगे। ठीक है, जैसे कि हम बेसिक साइंस में पढ़ते हैं ना कि सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस से बना होगा एक सेल। ठीक है, मतलब सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, तो सेल बना होगा तो वो एक ऑर्गेनिज्म टाइप बन गया, है ना। तो उस सेल में एक सेल भी एक ऑर्गेनिज्म होता है। ठीक है, मल्टीपल सेल्स हो जाए वो भी एक ऑर्गेनिज्म होता है। डिफरेंस आपने पढ़ा होगा यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर वाला, है ना। तो जब ये एक ऑर्गेनिज्म बना होगा तो ऑर्गेनिज्म बनने से पहले वाली स्टेज क्या होती है, एक सेल होता है, सेल से बने होंगे टिश्यूज, टिश्यू से बने होंगे एक ऑर्गन, तो ऑर्गन से बना होगा एक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ऑर्गेनिज्म को ये सारे टर्म्स हम बायोलॉजी में यूज करते हैं। तो वही एक ऑर्गेनिज्म एनवायरनमेंट या इकोलॉजी में आकर एक इंडिविजुअल कहलाता है। ठीक है, बायोलॉजी में हम एक ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, वेयर एज इकोलॉजी में उसी ऑर्गेनिज्म को हम वन इंडिविजुअल बोलते हैं। तो सबसे छोटा बेसिक लेवल क्या होता है एनवायरनमेंट का, एक और एक इंडिविजुअल। तो आपने याद रखना है एक इंडिविजुअल को एक बेसिक कंपोनेंट बोला जाता है। तो एक इंडिविजुअल के बाद बन गई एक इंडिविजुअल। अब उस इंडिविजुअल की अगली स्टेज क्या होगी, रिप्रोडक्शन के बाद वो एक पॉपुलेशन बनाएगा। ठीक है, उसकी क्या बनेगी, एक पॉपुलेशन बन जाएगी, आबादी बनेगी उसकी। तो इंडिविजुअल के बाद अगली स्टेज आ जाती है पॉपुलेशन वाली। तो पॉपुलेशन एक ही कैटेगरी के मतलब आप स्पीशीज की मान लीजिए, चाहे वो एनिमल मान लीजिए, प्लांट मान लीजिए या ह्यूमन बींग्स को अगर आप मानते हो, तो इसके अकॉर्डिंग एक इंडिविजुअल था, फिर इंडिविजुअल की अगली स्टेज क्या बन गई, पॉपुलेशन आ गई। तो आफ्टर दी पॉपुलेशन, ठीक है, पॉपुलेशन बन गई लेकिन वो एक ही स्पीशीज की है। अब नंबर ऑफ स्पीशीज इकट्ठी होगी। ठीक है, एक से ज्यादा स्पीशीज आप मान लीजिए, तो पॉपुलेशन के बाद अगली जो स्टेज आएगी वो आ जाएगी कम्युनिटी की। ठीक है, वो कम्युनिटी की स्टेज आ जाएगी। तो कम्युनिटी में क्या होगा, वो सारे इकट्ठे रहेंगे। ठीक है, जितने भी एनिमल्स हैं, डिफरेंट पॉपुलेशन सभी की, वो सारे इकट्ठे होकर रहने लग गए। तो इसको हम क्या बोलेंगे, उनकी क्या बन गई, कम्युनिटी। अब कम्युनिटी में देखिए प्लांट्स भी आएंगे, एनिमल्स भी आएंगे, क्योंकि हम इकट्ठा लेकर चल रहे हैं इनको। ठीक है, तो वो बन गया हमारा अगला स्टेज, जिसको हम बोलते हैं कम्युनिटी। अब कम्युनिटी के बाद आती है टर्म इकोसिस्टम। ठीक है, कम्युनिटी के बाद क्या आती है टर्म इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम में क्या होता है, जितने भी ये सारे ऑर्गेनिजम्स है, चाहे वो
प्लांट्स की स्पीशीज ले लीजिए, चाहे वो एनिमल की स्पीशीज ले लीजिए, तो ये सारे के सारे ऑर्गेनिज्म जब एबायोटिक कंपोनेंट्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं उसको हम बोल देते हैं इकोसिस्टम। तो दोबारा से देखिए, सबसे छोटा लेवल क्या होता है? इंडिविजुअल। इंडिविजुअल के बाद उसकी पॉपुलेशन, फिर आती है कम्युनिटी, फिर कम्युनिटी के बाद क्या बन गया? इकोसिस्टम आ गया। इकोसिस्टम तक पहले क्या था? एक ऑर्गेनिज्म या एक इंडिविजुअल, फिर उसी की पॉपुलेशन, फिर उसके जैसे और सारे ऑर्गेनिजम्स या एनिमल्स, सभी की पॉपुलेशन कम्युनिटी में आ जाती है। तो कम्युनिटी में लिविंग सारे आ जाते हैं, लेकिन यहां पर हम इंक्लूड किसको नहीं करते? अबायोटिक कंपोनेंट्स को। तो जब हम इकोसिस्टम को इंक्लूड करना शुरू करते हैं, इकोसिस्टम में बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स आपस में इंटरेक्ट करते हैं। तो जब ये इंटरेक्शन शुरू हो जाएगी, जैसे किसी हिरन ने पानी पिया, तो पानी एक अबायोटिक कंपोनेंट है, ठीक है। बरसात हुई धरती के ऊपर, वो वहां पर पानी पड़ा, न्यूट्रिएंट्स आए, तो वहां पर कुछ ग्रो हुआ। तो वो जो ग्रोथ हुई किसकी वजह से हुई? अबायोटिक कंपोनेंट्स की वजह से हुई। तो जब वो ग्रोथ होनी शुरू हुई, तो तब हिरन ने आकर वो पानी भी पिया, फिर लेटर ऑन वो घास भी चरी। तो उसके बाद ये प्रोसेस एक साइकिल सा स्टार्ट हो जाएगा, मतलब इंट्रैक्शन तो होनी शुरू हो गई। तो प्लांट्स जो ग्रो होंगे वो फोटोसिंथेसिस उनको चाहिए, मतलब सन की प्रेजेंस चाहिए। तो ये सारी चीजें अबायोटिक कंपोनेंट है। तो जब अबायोटिक एंड बायोटिक आपस में इंटरेक्ट करते हैं, वो बन जाता है हमारा अगला टाइप जो आती है इकोसिस्टम। तो दोबारा बोल रहा हूं, इंडिविजुअल, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इकोसिस्टम, ये 4 स्टेजेस आपने अच्छे से याद रखनी है, ठीक है। तो यहां तक आपको क्लियर है इकोसिस्टम क्या होता है, जब ये सारे इकट्ठे हो जाते हैं। फिर उसके बाद आगे देखिए, इकोसिस्टम के बाद फिर हम पढ़ते हैं बायोम एंड बायोस्फीयर, ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे बायोम एंड बायोस्फीयर। बायोम में क्या होगा? जब ये इकोसिस्टम पर्टिकुलर 8 कैटेगरी के आ जाएंगे, ठीक है। जैसे हम देखें तो बायोम का, जैसे मैं एग्जांपल दूं कि जैसे एक ओशंस वाला रीजन अलग हो जाएगा, लैंड वाला रीजन अलग हो जाएगा। तो ओशन का अलग बायोम बन गया, लैंड का अलग बायोम बन गया। तो ऐसी अलग अलग बायोम्स भी होते हैं। तो ये सारे बायोम्स को कलेक्टिवली अगर बोला जाए, वो पूरा एक बायोस्फीयर बन जाता है, जिसमें पूरी धरती आ जाती है। तो अर्थ इज अ बायोस्फीयर, ठीक है। ये आपने याद रखना, अर्थ इज अ बायोस्फीयर। क्लियर है? तो मैंने बिल्कुल बेसिक से टॉप तक का सारा हिरार्की आपको समझाया। तो अगर मैं इसमें 3 सब्जेक्ट लेकर आऊं, बायोलॉजी, इकोलॉजी एंड जियोग्राफी, तो देखिए आपको सारा समझ में आएगा। सबसे छोटा जो यूनिट होता है उसको मैंने बोला फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, सेल। सेल से बना टिश्यू, ठीक है। टिश्यू के बाद बना होगा एक ऑर्गन, फिर ऑर्गन से तैयार होगा एक ऑर्गेनिज्म। यहां तक मैंने मान लिया ये बायोलॉजी का सब्जेक्ट है। तो ऑर्गेनिज्म को हम इकोलॉजी में क्या बोलते हैं? ये एक बन जाएगा एक इंडिविजुअल। तो एक इंडिविजुअल से स्टार्ट करते हैं। तो इकोलॉजी में पहला सबसे छोटा यूनिट है इंडिविजुअल। इंडिविजुअल के बाद आएगी उसका पॉपुलेशन, पॉपुलेशन के बाद बनेगी कम्युनिटी, कम्युनिटी के बाद इकोसिस्टम, इकोसिस्टम के बाद बायोम, बायोम के बाद बायोस्फीयर। तो बायोस्फीयर बन गई पूरी अर्थ, ठीक है। जहां पर लाइफ पॉसिबल है वो बन गई अर्थ। तो बायोस्फीयर तक आ जाइए। तो ये हमारी आ गई अर्थ। अर्थ इज अ प्लैनेट, ठीक है। किसमें प्लैनेट है? ये पूरे सोलर सिस्टम में हमारा एक प्लैनेट है अर्थ। तो ऐसे बहुत सारे सोलर सिस्टम कहां पर है हमारे इस गैलेक्सी में? तो सोलर सिस्टम, अर्थ, सोलर सिस्टम, गैलेक्सी। तो ऐसी हमारी जो गैलेक्सी है, ये हमने पढ़ा है, क्या नाम है उसका? बताइए आप मुझे, ठीक है। आपने पढ़ा होगा आकाश गंगा, ठीक है, मिल्की वे। तो गैलेक्सी आ गई। तो गैलेक्सी के बाद आगे आता है, ऐसी बहुत सारी गैलेक्सीज होती है यूनिवर्स में, ठीक है। तो यूनिवर्स, फ्रॉम सेल टू यूनिवर्स, आपको पूरा साइकिल समझाया है। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सेल, टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गेनिज्म, फिर उसके बाद इंडिविजुअल, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इकोसिस्टम, बायोम, बायोस्फीयर, अर्थ, सोलर सिस्टम, गैलेक्सी एंड यूनिवर्स। तो ये पूरा साइकिल आप समझेंगे तो आपको ये तीनों सब्जेक्ट को आप अच्छे से रिलेट कर पाओगे। तो ऐसी पॉपुलेशन में देखिए आपने कुछ टर्म सुनी होंगी, जैसे मोर्टेलिटी रेट होता है, ठीक है। मोर्टेलिटी रेट क्या होता है? जब पॉपुलेशन की डेथ होनी शुरू हो जाती है तो उसको हम बोलते हैं मोर्टेलिटी रेट, कि मतलब जन्म देने के बाद डेथ होती है, ठीक है। फिर वो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी आप लोगों ने सुना होगा, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट भी सुना होगा कि जन्म देने के बाद कुछ समय में मदर की डेथ हो जाए। जन्म लेते ही 1 साल तक अगर बच्चे की डेथ होती है उसको इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बोल देते हैं। ऐसी मोर्टेलिटी रेट होता है कि डेथ रेट, तो वो उस पॉपुलेशन में कितना मोर्टेलिटी रेट है तो ये भी चेक किए जाते हैं। तो ये सारी चीजें आपको समझ में होनी चाहिए और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव भी, ठीक है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे, हमारा अगला जो टॉपिक है उसकी ओर बढ़ते हैं।
तो सबसे पहले देखिए कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम, हमारे इकोसिस्टम में क्या कंपोनेंट्स है उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, आपको मैंने बताया था हमारे जो इकोसिस्टम में जो कंपोनेंट्स हैं, तो उसमें हमने पढ़ा था ना इकोसिस्टम में इंटरेक्शन होती है बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स की। तो सबसे पहला देखिए हम बायोटिक कंपोनेंट्स की बात करते हैं। तो बायोटिक कंपोनेंट्स में देखिए क्या क्या आता है। तो बायोटिक कंपोनेंट्स इंक्लूड प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। जो बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं इसमें क्या क्या आता है, प्लांट्स आते हैं, एनिमल्स आते हैं और तीसरी कैटेगरी क्या होती है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो इन तीनों को अब हम पहले रिलेट करके देखेंगे जो बायोटिक कंपोनेंट्स आते हैं। आप लोगों ने बचपन में सुना होगा प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डीकंपोजर्स। ठीक है, आप लोगों ने जरूर ये सुना होगा, 3 कैटेगरीज होती हैं, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डीकंपोजर्स। तो सबसे पहले प्रोड्यूसर होता क्या है, ठीक है, डीकंपोजर होता क्या, कंज्यूमर होता है क्या, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो बात करें सबसे पहले, हमने साइकिल चलाना है ना, पूरा साइकिल आप लोगों ने सुना होगा, फूड चेन, फूड वेब, है ना। तो वहां तक अगर हमने पहुंचना है, ये बेसिक सी चीजें आपको पहले क्लियर होनी चाहिए। तो सबसे पहले देखिए जो प्रोड्यूसर होते हैं ये क्या होते हैं, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डीकंपोजर। आपको आइडिया तो मिल ही चुका है। प्रोड्यूसर वो ऑर्गेनिजम्स होंगे, ठीक है, वो बायोटिक कंपोनेंट्स होंगे जो अपना खाना खुद ब खुद प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, प्रोड्यूसर खुद ही समझ में लग रहा होगा, जो खुद खाना प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है, जिनको हम बोलते हैं ऑटोट्रॉप्स, जो अपना खाना खुद प्रोड्यूस कर पाते हैं। तो जैसे कि प्लांट्स, बहुत बढ़िया एग्जांपल है इसके, प्लांट्स हो गए। ठीक है, तो ये जो प्लांट्स होंगे ये अपना खाना खुद कैसे प्रोड्यूस कर पाते हैं, ठीक है, आप लोगों ने सुना होगा फोटोसिंथेसिस एंड केमोसिंथेसिस। ठीक है, अगर कोई ऑर्गेनिज्म अपना खाना विद द हेल्प ऑफ सनलाइट से प्रोड्यूस करता है तो उसको हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। अगर वो केमिकल से प्रोड्यूस करता है उसको बोलते हैं केमोसिंथेसिस। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आपने याद रखने हैं। तो प्लांट्स अपना खाना फोटोसिंथेसिस से प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो वो अपना खाना खुद ब खुद प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो इसलिए उनको क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉप्स। तो अपना खाना जो खुद प्रोड्यूस करे उनको हम क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉप्स। जो अपना खाना खुद प्रोड्यूस ना कर पाए उनको क्या बोलते हैं, हेट्रोट्रॉप्स। ठीक है, जो हेट्रोट्रॉप्स होते हैं वो किस पे डिपेंडेंट होते हैं, ऑटोट्रॉप्स से। वो खुद खाना तो प्रोड्यूस नहीं कर सकते, तो वो किस पे डिपेंडेंट हो जाएंगे, ऑटोट्रॉप्स के ऊपर। इट मींस जो हिरन है, काऊ है, बफेलो है, शीप है, ये अपना खाना खुद प्रोड्यूस नहीं कर सकती विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस या केमोसिंथेसिस। ये अपना खाना प्रोड्यूस नहीं कर सकते, तो इनको डिपेंडेंट होना पड़ेगा। किस पे डिपेंडेंट होना पड़ेगा, प्रोड्यूसर्स पे डिपेंडेंट होगा। तो प्रोड्यूसर जो अपना खाना खुद ब खुद प्रोड्यूस करते हैं, प्लांट्स, ट्रीज, शर्ब्स, हर्ब्स, ग्रास, ये सारे के सारे जो अपना खाना खुद ब खुद प्रोड्यूस करते हैं, तो ये आगे प्रोड्यूसर कैटेगरी में। उसके बाद आते हैं कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स वो होते हैं जो अपना खाना खुद प्रोड्यूस नहीं करेंगे, वो दूसरे पे डिपेंडेंट होंगे। तो जो दूसरे पे डिपेंडेंट होंगे वो फर्दर 3 टाइप्स में निकलेंगे। वो 3 टाइप्स कौन कौन सी होंगी, एक को हम बोलते हैं हर्बीवोरस, एक को हम बोलते हैं कार्निवोरस और एक होते हैं ऑमनीवोरस। तो 3 कैटेगरीज बन गई, कौन कौन सी, हर्बीवोरस, कार्निवोरस एंड ऑमनीवोरस। अब हम इन तीनों को समझते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हर्बीवोरस से। हर्बीवोरस वो कंज्यूमर्स होंगे जो अपना फूड डायरेक्टली प्लांट से ही लेते हैं। तो इट मींस उन्होंने डायरेक्ट प्लांट्स को खाना है, ग्रास को खाना है, ठीक है, तो उनसे फूड डायरेक्ट लेंगे, तो इसको हम बोलते हैं हर्बीवोरस, जिसको हम सिंपली बोल देते हैं जो फ्लैश मींस नॉन वेज नहीं खाते, सिंपल सी तरीके में। तो जो डायरेक्ट प्लांट्स, ग्रास, इन चीजों को खाएंगे उनको हम बोलते हैं हर्बीवोरस। ठीक है जी। सेकंड कैटेगरी में वो कंज्यूमर्स आएंगे जो प्लांट्स नहीं खाएंगे, बट वो किसको खाएंगे, खाना खुद भी नहीं प्रोड्यूस करेंगे, प्लांट्स को भी नहीं खाएंगे, वो डायरेक्टली किसको खाएंगे, हर्बीवोरस खाने वाले जो एनिमल्स होंगे। जैसे हम एग्जांपल है टाइगर, लायन, ठीक है, तो ये क्या करते हैं, ये ग्रास नहीं खाते, ये प्रोड्यूसर पे डिपेंडेंट नहीं होते, ये किन पे डिपेंडेंट होते हैं, हर्बीवोरस पे। तो जो कार्निवोरस है वो हर्बीवोरस को खाएंगे, जैसे टाइगर ने खा लिया किसी को, हिरन को खा लिया, डियर को खा लिया। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल है। ऐसे बहुत सारे आप एग्जांपल देखोगे जिसमें एक एनिमल दूसरे को खा जाएगा। जो ये वाला एनिमल है वो प्लांट्स को डायरेक्टली खाएगा, ठीक है, वो किसी और को नहीं खा सकता। ठीक है, तो ये ऐसे ही हमारा नेचर है, तो नेचर को ही हम समझ रहे हैं। तो देखिए इसमें हमने क्या पढ़ा कि सबसे पहले 3 कैटेगरीज में हम तीन कैटेगरीज हमने पढ़ी है, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डीकंपोजर्स। प्रोड्यूसर हमें क्लियर है, जो अपना खाना खुद प्रोड्यूस कर लेते हैं, जैसे कि ऑटोट्रॉप्स इनको बोला जाता है, प्लांट्स, ये सारे हो गए। सेकंड है कंज्यूमर्स, जो डिपेंडेंट होते हैं प्रोड्यूसर पे, जिन कंज्यूमर का फर्स्ट स्टेज जो होती है वो डिपेंडेंट होती है प्रोड्यूसर के ऊपर। तो कंज्यूमर की फर्स्ट स्टेज आती है हर्बीवोरस, सेकंड होती है कार्निवोरस एंड थर्ड होती है ऑमनीवोरस। जो हर्बीवोरस है वो डायरेक्टली डिपेंडेंट किसके ऊपर है, प्रोड्यूसर्स के ऊपर। तो हर्बीवोरस ने प्रोड्यूसर्स को खा लिया, हिरन ने घास
हिरन ने घास को खा लिया। तो उसके बाद जो सेकंड नंबर पे है कार्निवोरस, उन्होंने हिरन को खा लिया, ठीक है, तो कार्निवोरस फ्लैश ईटिंग एनिमल्स हो गए। वेयरएज जो थर्ड कैटेगरी है ओमनीवोरस, ये दोनों चीजें खा लेती है, ये वेज भी है और नॉन वेज भी है, मीन्स ये ग्रास भी प्रोड्यूसर्स को भी खा लेगी और जो हमारे कंज्यूमर्स है उनको भी खा लेती है, ठीक है। तो डीकम्पोजर्स को बोला जाता है कि क्लीनिंग एजेंट ऑफ अर्थ, ठीक है, क्लीनिंग एजेंट। तो क्लीनिंग एजेंट मीन्स ये सबको साफ कर देती है। इट मीन्स कहने का मतलब क्या है कि अगर कोई बॉडी डेड बॉडी है, ठीक है, हमारे एनवायरनमेंट में कोई एनिमल मर गया तो उसकी बॉडी पड़ी हुई है तो उसको ऑटोमेटिक कीड़े लग जाएंगे, ठीक है, नहीं तो कोई ना कोई जानवर उसको खा ही लेगा, ठीक है। तो वो डिकम्पोजर का काम करते हैं, ठीक है। उसके बाद जो हमारे कीड़े मकोड़े होते हैं धरती के नीचे, अगर कोई बायोडिग्रेडेबल या कोई ऐसा प्रोडक्ट जो हमारी धरती के नीचे आ गया, मतलब मिट्टी में धंस गया, तो उसको ऑटोमेटिक वो गायब हो जाएगा। तो उसको कौन खा जाता है? ये जो हमारे डिकेइंग डिकम्पोजर्स एनिमल्स होते हैं, डेट्रिटस इनको बोला जाता है। तो ये सारे उसको कंप्लीट कर देते हैं, फिनिश कर देते हैं, तो दे आर डीकम्पोजर्स, ठीक है। वो भी खाएंगे लेकिन डिकम्पोज किसको करेंगे? जो ऐसा बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट है जो अब डेड हो चुका है, ठीक है, उसको डिकम्पोज करने के लिए यूज किया जाते हैं डिकम्पोजर्स, ठीक है जी। इनको आजकल आर्टिफिशियल तरीके से भी डाला भी जाता है कि वो हम क्योंकि इनका बेनिफिट बहुत रहता है, ठीक है। ये ऑटोमेटिक क्लीनिंग एजेंट हम कहते हैं ना इसको, तो ये क्लीनिंग एजेंट है जो बहुत ज्यादा एग्रीकल्चर सेक्टर में इनका इस्तेमाल भी किया जाता है टू इम्प्रूव द फर्टिलिटी ऑफ द लैंड। तो ये सारी चीजें भी यूज की जाती हैं। तो हमने 3 स्टेजेस इसके भी पढ़ लिए। तो सबसे पहले प्रोड्यूसर, सेकंड कंज्यूमर, थर्ड डीकम्पोजर। जो कंज्यूमर थे, प्रोड्यूसर हमें क्लियर है, ऑटोट्रॉप्स। जो कंज्यूमर है इनको बोलते हैं हेटेरोट्रॉप्स। कंज्यूमर में 3 पार्ट्स पढ़े थे, हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस। हर्बीवोरस जो अपना खाना जो डिपेंडेंट होते हैं प्रोड्यूसर के ऊपर, जो कार्निवोरस जो फ्लैश ईटिंग एनिमल्स होते हैं, ओमनीवोरस जो दोनों चीजें खा लेते हैं। तो दोनों खाने वाले जैसे कि हम एग्जांपल है ह्यूमंस हो गए, हैन होगी, ठीक है, ऐसे और भी बहुत सारे एनिमल्स हैं जो ऐसी चीजें खाते हैं, वेज भी और नॉन वेज भी, ठीक है, मतलब फ्लैश ईटिंग भी और फूड जो ग्रास ईटिंग भी है, दोनों वाले हो जाते हैं। उसको हम बोलते हैं, वो वाले एनिमल्स, उनको हम बोलते हैं ओमनीवोरस। आई होप यहाँ तक आप सबको अच्छे से क्लियर हो गया। तो ये हमारी कैटेगरी थी बायोटिक कंपोनेंट्स की। तो अब हम पढ़ते हैं अबायोटिक कंपोनेंट्स। तो अबायोटिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं, अब हम उनको पढ़ते हैं। तो सबसे पहले देखिए अबायोटिक कंपोनेंट्स। तो अबायोटिक कंपोनेंट्स में देखिए क्या क्या आता है, टेम्परेचर, प्रेशर, एटमॉस्फेयर, रेनफॉल, ये सारी कैटेगरीज हमें पढ़नी पड़ती है। तो ये सारी एबायोटिक है, वाटर हो गया, एयर, सारा कुछ इसमें आप इंक्लूड करोगे। तो इसमें देखिए आपको ये सारी चीजें हमने पिछले लेक्चर्स में भी पढ़ी है कि टेम्परेचर, प्रेशर क्या रहता है, वाटर का मूवमेंट कैसे रहता है, हमारा एटमॉस्फेयर में जो लेयर्स हैं, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, आइनोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमें पढ़नी पड़ती हैं, ठीक है। और इसमें फिर सॉइल को भी हम देखते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, इसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जिंक, आयरन, सल्फर, फॉस्फेट, एनपीके आपने फॉर्मूला याद रखना है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। ये तीनों तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहते हैं हमारे सॉइल में। तो ये न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारे साइकिल को बहुत अच्छा बनाते हैं और इम्प्रूव करते हैं इसको, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है। तो ये थे हमारे कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम से। तो देखिए फंक्शन क्या होते हैं इकोसिस्टम के। तो इकोसिस्टम के फंक्शन अगर हमने समझने तो इसमें ध्यान देना पड़ेगा कि हमारे इकोसिस्टम में जो हमने पीछे प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर पढ़े, उसी चीज को बोला जाता है फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम, जिसमें हम पढ़ते हैं सबसे पहले देखिए मटेरियल और न्यूट्रिएंट साइकिल एंड बायोलॉजिकल और इकोसिस्टम रेगुलेशंस। तो ये सारे पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम में देखिए सबसे पहले मैं अगर आपको पॉइंट बताऊं वो होता है फूड चेन। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है फूड चेन। तो फूड चेन क्या होता है? द फीडिंग ऑफ वन ऑर्गेनिज्म अपॉन अनदर इज द सीक्वेंस ऑफ फूड ट्रांसफर इज नोन एज फूड चेन। तो देखिए फूड चेन में क्या कहते हैं कि अगर एक ऑर्गेनिज्म डिपेंडेंट है दूसरे ऑर्गेनिज्म से और दूसरा ऑर्गेनिज्म डिपेंडेंट है तीसरे ऑर्गेनिज्म पे, तो इस सीरीज जो एक सीरीज चल जाती है, इस सीरीज को बोलते हैं, ये जो चेन बन जाती है इसको बोलते हैं फूड चेन। एग्जांपल दिए, ग्रास है, ग्रास को खा लिया इंसेक्ट ने, उस इंसेक्ट को खा लिया फ्रॉग ने, फ्रॉग को खा लिया स्नेक ने और उस स्नेक को खा लिया हॉक ने, ठीक है ना। ये एग्जांपल आप समझिए, ग्रास, ग्रास को इंसेक्ट ने, इंसेक्ट को फ्रॉग ने, फ्रॉग को स्नेक ने और स्नेक को खा लिया हॉक ने। ये एक पूरा चेन बन गया, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? फूड चेन। इसका ये तो एक बहुत सिंपल सी चीज है। इसमें एक डिसएडवांटेज क्या आ जाता है कि अगर इस फूड चेन में अगर एक भी बीच में से निकल जाए तो वो फिर प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है।
अगर एक भी इसमें से करैक्टर बाहर निकल जाए, एक भी इसमें से कंपोनेंट बाहर आ जाए, तो वो सारी फूड चेन ही डिस्टर्ब हो जाती है। ठीक है, तो इसमें आपने ध्यान रखना है। इसको मैं रिलेट कराना चाहूँगा आपको। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं कि ग्रास है, ग्रास को खाते हैं हिरन और हिरन को खाता है टाइगर। बहुत सिंपल सा एग्जांपल है। तो इसमें आप समझेंगे कि अगर मैं बोलता हूँ कि टाइगर बहुत ज़्यादा हो जाए, ठीक है, हर एक चीज़ की मेंटेनेंस बनाई हुई है नेचर ने, ऑटोमेटिकली इसको कंट्रोल किया हुआ है। तो अगर मैं बोलता हूँ कि टाइगर बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, तो अगर टाइगर बहुत ज़्यादा हो गए तो वो क्या करेंगे, हिरन्स के ऊपर हमला करेंगे, तो हिरन को वो खा जाएंगे। तो अगर हिरन खा लिए तो टाइगर, अब उनकी पॉपुलेशन बहुत ही मतलब पावर में थी, बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव हो गए, बहुत ज़्यादा उनकी पॉपुलेशन ग्रो कर गई और उन्होंने सारे हिरन खा लिए। अब इसमें खतरा किनको हो जाएगा, जो बाकी स्पीशीज होंगी उनका खतरा बढ़ गया, क्योंकि यहाँ पर हिरन कम हो गए। अब हिरन का काम था ग्रास खानी सारी। अब ग्रास को खाने के लिए कोई बचा नहीं, तो ग्रास बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, है ना। ग्रास बहुत ज़्यादा बढ़ गई या पेड़ बहुत ज़्यादा बढ़ गए, तो जो शेर होंगे, ये जानवर होंगे, इनको मूव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि आप जानते हैं ये जो टाइगर्स होते हैं ये भागते हैं, फास्ट भागते हैं। तो इनकी भी स्पीशीज होती हैं, ये खुले मैदानों में रहने वाले होते हैं, कुछ कोई जंपिंग करने वाले एनिमल्स होते हैं, कोई लटक के जाने वाले एनिमल्स होते हैं, हर तरीके के एनिमल्स होते हैं। वो पर्टिकुलर रीजन्स में पाए जाते हैं। नेचर को आपने समझना है। तो अगर यहाँ पर उनकी जो हमारे वेजिटेशन है, ये जो हमारे प्लांट्स हैं और ग्रास है, इसकी बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन होगी, तो वहाँ पर उनको भी प्रॉब्लम आएगा और बाकी स्पीशीज को भी खतरा हो जाएगा। तो इसीलिए बोला जाता है जो सबसे कम लेवल, सबसे पहले लेवल पे होती है, जैसे प्रोड्यूसर्स, इसकी पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा होनी चाहिए। इसके ऊपर वाली जो पॉपुलेशन है, जो इस पे डिपेंडेंट है, उसकी पॉपुलेशन इससे कम होनी चाहिए। इसको खाने वाली पॉपुलेशन उससे कम होनी चाहिए, और जो सबसे पावरफुल है ना, उसकी पॉपुलेशन सबसे कम होनी चाहिए। ठीक है, अगर ये इस तरीके से साइकिल बन गया तो उसको बोला जाता है ये एक बिल्कुल मेंटेन्ड साइकिल है। ठीक है, आपने ध्यान रखना है कि सबसे लो लेवल पे जो प्रोडक्ट होंगे उसकी पॉपुलेशन हमेशा सबसे ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर ग्रास सबसे ज्यादा है, फिर उसके बाद इंसेक्ट उससे कम है, फ्रॉग उससे कम है, स्नेक उससे कम है, और हॉक सबसे कम होने चाहिए। अगर कहीं पर एक चीज बाहर निकल जाए और बाकी वाले की पॉपुलेशन, अगर मैं इसमें बोलूं फ्रॉग बाहर निकल गया, इंसेक्ट की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, फ्रॉग बाहर निकले, इंसेक्ट की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ेगी। अब जो स्नेक है वो इंसेक्ट नहीं खाता, सपोज कीजिए, ठीक है, वो इंसेक्ट नहीं खाता, तो उनको प्रॉब्लम आ गई, वो स्नेक कम होने शुरू हो गए। तो स्नेक कम होने शुरू हो गए, हॉक को भी प्रॉब्लम आ जाएगी। वेयर इंसेक्ट बहुत ज्यादा हो जाएंगे तो ग्रास कम होनी शुरू हो जाएगी। इट मींस साइकिल जो है वो डिस्टर्ब हो चुका है। तो इसीलिए नेचर ने जो बनाया है इसको, कुदरत ने ये जो चीज बनाई है, बिल्कुल ऑटोमेटिक जो चीजें बनाई है, बिल्कुल सही चल रही है, अनटिल और अनलेस ह्यूमन इंटरफेरेंस ना हो जाए उसमें। ठीक है, तो ह्यूमन इंटरफेरेंस ही सबसे ज्यादा नुकसान होता है, बाकी जो नेचुरल होता है वो बहुत ही कम है परसेंटेज कंपेरेटिवली टू ह्यूमन इंटरफेरेंस। ठीक है, इसको बोलते हैं फूड चेन। और इस फूड चेन को फिर आगे एक्सप्लेन किया जाता है फूड वेब के साथ। तो फूड वेब इसका मतलब इसी चीज को फर्दर एक्सप्लेन करता है, जो कि ये बताता है कि एक एनिमल के पास सिर्फ एक ही अवेलेबिलिटी नहीं है खाने की, तो उसके पास नंबर ऑफ अवेलेबल चीजें होंगी, तो वो डिपेंडेंट एक पे नहीं होगा, ये नहीं है तो इसकी जगह दूसरी चीज खा सकता है। तो वो जो अवेलेबिलिटी रहती है तो वो उस पर बेनिफिट देती है इस पॉइंट पे आके। तो देखिए फूड वेब, a network of food chain or feeding relationships by which energy and nutrients are passed on from one species to living organism to another is called food web। सिंपल भाषा में ये कह रहे हैं कि जब नंबर ऑफ फूड चेन्स हो जाएं, वो इकट्ठी हो जाएं, तो उसको हम बोल देते हैं फूड वेब, जिसमें एक एनिमल एक स्पीशीज पे डिपेंडेंट नहीं होगा, एक से ज्यादा स्पीशीज पे डिपेंडेंट हो जाएगा। मतलब तो उसके पास क्या कहते हैं डिपेंडेंट का मतलब, यहाँ पर मैं ये कह रहा हूँ कि उसके पास अपॉर्चुनिटीज ज्यादा होगी। ठीक है, वो सिर्फ हिरन ही नहीं खाएगा टाइगर, तो टाइगर के पास हिरन की जगह जेब्रा भी ऑप्शन में है, ठीक है, बफेलो भी ऑप्शन में है, शीप भी ऑप्शन में है, तो उनके पास चॉइसेस अब बढ़ चुके हैं। तो जब चॉइसेस बढ़ जाएंगे तो वो प्रॉब्लम जो मैं बता रहा था वो थोड़ी कम हो जाएगी उसके चांसेस। ठीक है, तो यही होता है फूड वेब। तो फूड वेब तक आपको अच्छे से समझ में आ गया। तो जितना मैंने आपको कराया एक बार मैं रिवाइज करवा रहा हूं, दोबारा से सुनिएगा। सबसे पहले मैंने आपको बताया इकोलॉजी क्या होता है, इकोसिस्टम क्या होता है और एनवायरनमेंट क्या होता है। इकोलॉजी एक ब्रांच है साइंस की जिसमें हम एनवायरनमेंट के बारे में स्टडी करते हैं। एनवायरनमेंट क्या होता है, हमारा सराउंडिंग। ठीक है, हमारे सराउंडिंग को हम बोलते हैं एनवायरनमेंट। इकोसिस्टम क्या होता है, इकोसिस्टम जो हमारा एनवायरनमेंट है, उस एनवायरनमेंट में बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट्स आपस में कैसे इंटरेक्ट करते हैं, इसको हम बोलते हैं
इकोसिस्टम। ठीक है, सबसे पहले इकोसिस्टम टर्म किसने कॉइन की थी? एजी टेंसले ने इन 1935 में। तो आपने ये पॉइंट सारे याद रखने हैं। फिर उसके बाद हमने कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम पढ़े। तो कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम में बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स भी पढ़े। फिर बायोटिक में वो सारे पॉइंट्स पढ़े कि प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर। फिर अबायोटिक में हमने वो एग्जांपल्स लिए न्यूट्रिएंट्स के बारे में, सॉइल से भी मिल सकता है और बाकी सारे फैक्टर जैसे टेम्परेचर, प्रेशर, एयर, विंड। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स हमने देखे थे। और उसी दौरान हमने ये भी पॉइंट पढ़ा था कि सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट इकोसिस्टम में हम देखते हैं वो होता है इंडिविजुअल, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इकोसिस्टम, बायोम एंड बायोस्फीयर। वो पूरा साइकिल आपको अच्छे से समझाया था। फिर उसके बाद ये सारे पढ़ने के बाद हमने फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम पढ़े। फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम में मैंने 2 पॉइंट अभी समझाए हैं, फूड चेन एंड फूड वेब। तो आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया। तो बाकी का अब हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।